हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच नंबर 16 अभी हमने रिसेंटली शुरू किया है। 4 मंथ का कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स है। 17,999 रुपीज़ में 7 बुक्स, लाइव क्लासेस, 50+ मॉक्स, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा। वहीं अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आर विजेता बैच। 2 साल की फीस ओनली 32,999 है। वहीं पे अगर आप क्लैट पॉइंट का मॉक लेना चाहते हैं फॉर क्लैट या फिर फॉर एनएल सेट, तो क्लैट का जो मॉक है वो 2,999 में है। 35+ आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलने वाले हैं। एनएल सेट का मॉक हमारा 4,999 रुपीज़ में है। इन सभी कोर्सेज की डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके मिल जाएगी। फॉर एनएल सेट 2024 इफ़ यू आर सीकिंग फॉर एनी कोर्स, तो हमारा प्रारंभ बैच है। सभी कोर्सेज की डेमो क्लासेस, मॉक सैंपल, एवरीथिंग इज देयर। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले देखो आज की न्यूज़ जो है वो ये है, वैसे ये लग ही रहा था कि होगा ही, आज नहीं तो कल। राहुल गांधी जी के ऊपर जो कन्विक्शन था फॉर मोदी सरनेम रिमार्क, वो जो है ना उस पर स्टे लगा दिया है, मतलब रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो राहुल गांधी जो हैं उसके ऊपर फिर अब सब जितनी जो कांग्रेस पार्टीज़ हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं या बीजेपी के अगेंस्ट वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस फैसले की काफ़ी तारीफ कर रही हैं और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए खारगे साहब ने बोला है कि रीइंस्टेट हिम एज फर्स्ट एंड ही वॉज डिस्क्वालीफाइड विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस कन्विक्शन, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो वही यहाँ पे बात कह रहे हैं। इस केस का क्या नाम है ना जो सुप्रीम कोर्ट में है, थोड़ा ध्यान रखना। राहुल गांधी तो नाम याद ही रहेगा आपको, पुर्णेश ईश्वर भाई मोदी, आप इस नाम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। SLP क्या होती है फ्यूचर में जानना जब कॉलेज में जाओगे, ठीक है, अभी नहीं बता रहा। तो ये था। इसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स ASI स्टडी एट ज्ञानवापी मॉस्क। ये क्या है, देखो ज्ञानवापी मॉस्क का इशू हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है क्या है ये, वो आप ऐसे जाना यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में लिखना ज्ञानवापी मॉस्क इशू क्लैट पॉइंट द हिंदू। जो भी वीडियो होगी जिस दिन हमने ज्ञानवापी मॉस्क इशू डिस्कस किया होगा आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप बहुत सारे टॉपिक सर्च कर सकते हो, बस आपको क्लैट पॉइंट द हिंदू लिख के उस टॉपिक का नाम लिखना है। हम लोग सर्च इंजन में इस तरीके के टैग्स डालते हैं कि आपको वो मिल जाए। तो कोशिश, जिनको नहीं पता है ज्ञानवापी मॉस्क इशू, वहां से देख लेना। अभी क्या हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना ज्ञानवापी मॉस्क में स्टडी करने जाने वाला था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जाओ भाई देखो, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तरीके से करना और वहां पे कोई वायलेंस ना हो, प्लस जो ऑलरेडी वहां पे मॉस्क है या कोई भी चीजें हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर क्यूनिंगम जो है इनके द्वारा फाउंड करी गई थी 1861 में। एक क्वेश्चन बहुत मैंने पहले देखा हुआ है क्लैट में, 2020 से पहले आता था ये सब, पर अब नहीं आता है। लेकिन अगर इस पे रिलेटेड कुछ पैसेज आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे रिलेटेड कुछ आए, तो बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये गवर्न होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, क्या नाम है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और बाकी अब क्लैट के फॉर्म भरना भी फिल करना शुरू कर दो, समय आ रहा है। अब तो मॉक वॉक भी वो फ्री में दे रहे हैं, सैम्पल पेपर जो होता है तो वो उन्हीं को मिलता है शायद जो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो फॉर्म फिल करो यार, है ना, धीरे धीरे करो और 2-3 दिन लेके कर सकते हो। मेरा तो हमेशा सजेशन यही रहता है कि क्लैट के मॉक ना साइबर कैफे जाके नहीं भरना है, अपना लैपटॉप निकालना है, इंटरनेट मोबाइल से कनेक्ट कर लो अगर वाईफाई नहीं है, और 2-3 दिन लेके भरो। उसमें ये प्रोसेस रहता है, आप फिल करके सेव कर सकते हो, फिर नेक्स्ट डे कर सकते हो। और प्रेफरेंस हमने ऑलरेडी इस चैनल पे डाल रखी है, तो अगर आपको प्रेफरेंस में कन्फ्यूजन होगी कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस पहले डालना है क्या डालना है, तो आप वहाँ से देख के डाल सकते हो। बट प्रेफरेंस डालते टाइम पे बहुत ध्यान रखना, जो कि वहाँ अगर गलती कर दोगे तो फिर आपको कॉलेजेस मिलने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन, राजस्थान अप्रूव्स फॉर्मेशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो अभी ये नाम तो क्लियर नहीं आया है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर कहीं आ जाए कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, तो एक कमेटी थी जिसका नाम था लुभाया कमेटी, राम लुभाया कमेटी। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि 19 डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए। देखो काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं कि 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स ना वहीं बन रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस की पकड़ है, आप समझ रहे हो। इससे क्या होगा, जब सीट ज़्यादा होंगी, कांग्रेस ज़्यादा सीट जीतेगी, तो फिर उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये वाली चीज़ है।
तो ये अभी राजस्थान में ये घटना घट रही है। राजस्थान में एक और अच्छी घटना भी कुछ दिन पहले घटी थी, गिग बिल आया था, है ना। अब इसी से रिलेटेड मेरा आपको क्विज का क्वेश्चन है, जो राजस्थान में गिग बिल आया था उसके अंदर वेलफेयर बोर्ड्स में कौन कौन से बंदे थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर बता दिया तो मतलब भाई तुम लोग पढ़ते भी हो, रिवाइज भी करते हो, अच्छा काम कर रहे हो। नहीं करते हो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि करंट अफेयर है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सवेरे सफा। तो ये वही सीन हो जाएगा कि भाई सब पढ़े जा रहे हैं लेकिन कुछ याद ही नहीं हो रहा है। मेरा हमेशा यही इम्फेसिस रहता है, कम पढ़ो लेकिन इतना करो कि याद रहे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई सब कर रहे हो कुछ भी याद ही ना रहे। इसके बाद देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट जज रिजाइंस इन ओपन कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जज हैं जस्टिस रोहित दियो, क्या नाम है इनका, जस्टिस रोहित दियो। तो इन्होंने ओपन कोर्ट में अपनी अनाउंसमेंट करी कि मैंने रिजाइनेशन प्रेसिडेंट को भेज दिया है एंड आई एम रिजाइनिंग। इन्होंने वकीलों से बातें भी करी, उन्होंने कहा कि आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऐसा वैसा, तो कोई हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी एंड एवरीथिंग। प्लस इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि मैं पर्सनल रीजंस की वजह से रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये आपके थे जस्टिस रोहित दियो। तो नाम आपको पता होना चाहिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है उस हिसाब से। एंड कहाँ के जज थे ये, बॉम्बे हाई कोर्ट के। देखो पता है आपके सर को ना आप लोग वो दे दो, नोबेल प्राइज़ राइज दिला दो। क्यों दिला दो, मैंने आपको देखो जब टॉपिक पढ़ाया था G7 जो कि हिरोशिमा में हुआ था, उसमें मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई जब हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब गिया था उसकी एनिवर्सरी 6 अगस्त को रहती है, तो उस समय एडिटोरियल्स आएंगे, और देखो आ गया, कहा था आपके सर ने, है ना। चलो, द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे। क्या है ये, इसको देखो ना, इन टॉपिक्स को दोनों टॉपिक से रिलेट करके पढ़ना, क्योंकि अगर हिरोशिमा पे क्वेश्चन आएगा तो G7 इस बार हिरोशिमा में हुई है, कनेक्ट करके आ सकता है। प्लस अगर G7 पे आता है तो हिरोशिमा से कनेक्ट करके पेपर में आ सकता है। तो अपने को पता होना चाहिए। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि करा तो मैंने आपको पहले भी रखा है, पर सुन लो, ठीक है। द रिसेंट G7 समिट इन हिरोशिमा जो हुई थी कुछ समय पहले, वो ग्लोबल सॉलिडरिटी की तरफ बात कर रही थी, लेकिन ये जो G7 समिट हुई थी वो एक तरफा थी। एक्चुअली रशिया यूक्रेन को ज़्यादा इंक्लाइन थी एंड रशिया के अगेंस्ट में ज़्यादा थी। G7 कंट्रीज कौन सी हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA। देखो G7 कंट्रीज को ना याद करने का एक तरीका है, मतलब ये मैंने अपना बना रखा है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक। देखना इसको, G7 कंट्रीज को कैसे याद कर सकते हो आप, कैफ जीजू। क्या याद करो, कैफ जीजू। सही लगता है ठीक है, नहीं लगता है मत, अपने हिसाब से कर लेना। पर G7 की इस बार समिट हुई थी तो नाम याद होना चाहिए, कैफ जीजू। पहले सी से क्या बनता है, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ठीक है। कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। जी से जर्मनी, आई से इटली, है ना, जे से जापान और एक यू से यूके। तो आप इस तरीके से G7 कंट्रीज के नाम याद कर सकते हो, कैफ जीजू, ठीक है। फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट कर लो, कैफ जीजू, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं G20 कंट्रीज। तो G20 कंट्रीज में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। एंड G8 कंट्रीज में रशिया भी होता है, जो कि पहले था, बट जब इसने क्रीमिया को अनेक्स किया तो इसको बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद व्हाट इज G7 समिट, ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का ये ग्रुप है, जिसमें कौन है मैंने बता ही दिया है, कैफ जीजू हैं हमारे, ठीक। कौन है, कैफ जीजू, जी होगा, है ना। द प्रेसिडेंसी ऑफ G समिट रिवॉल्व्स अमॉन्ग द 7 मेंबर्स as it customary recent years leaders from 7 G7 countries and international organizations will also participate in some session, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आए थे। इस बार इनको भी इनवाइट किया गया था। इस पे एक और कंट्रोवर्सी हुई थी कि G20 पर इंडिया ने यूक्रेन को बुलाने को मना कर दिया था कि भाई हम तो होस्ट कर रहे हैं लेकिन हम नहीं बुला पाएंगे, हमारे रशिया से भी संबंध है। पर जापान ने कहा था नहीं यार, G7 हम होस्ट कर रहे हैं, वी विल कॉल यू। तो जापान में ये पहुंचे थे, सबसे बात भी किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ भी इनकी एक वीडियो, पता नहीं क्या, ये 2 मिनट की बात हुई थी, वो आपस में बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि लैंग्वेज मैच नहीं कर रही थी।
द फर्स्ट समिट वॉज इन 1975 hosted by France, what was then a group of 6 meeting to discuss tackling a recession that followed an Arab oil crisis in 1973. कनाडा जो है वो 7th मेंबर बन गया था इसका. रशिया joined the forum in G8 in 1998, but 2014 में क्रीमिया को अनेक्स करने के लिए इसको बाहर कर दिया गया था. क्या बातें करते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड इन सब चीज़ों पे ये लोग डिस्कशन करते हैं. इस बार क्या था तो देखो, एक तो हिरोशिमा में हुई थी तो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की बात हुई थी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का कम से कम यूज किया जाए. डी रिस्किंग नॉट डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, ये भी आजकल चल ही रहा है. और यूक्रेन को भैया फुल सपोर्ट करो, ये भी ये कह रहे थे. इसके बाद देखो, बात हम कर रहे हैं नागासाकी हिरोशिमा वाले इंसिडेंट की. एंड 6 अगस्त को ये घटना घटी थी. आज 5 तारीख है ही है. तो जापान विल मार्क 78 years of atomic bombing on Hiroshima on 6 August 2023. 678 है, कंफर्म कर लेना, पर प्रोबेबली यही होगा. हाँ 78 ही है. तो इस साल जो है ना वो 78th एनिवर्सरी हो जाएगी हिरोशिमा नागासाकी के इंसिडेंट की. देखो हुआ क्या था एक्चुअली. देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान की सेना ना उत्पत्ति तो बहुत मचाती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है. दे वर लाइक एनीथिंग. और उनका जो एलाइज थे ये भी आपको पता होना चाहिए. अभी ओपनहाइमर आई है ना, उसमें कुछ कुछ रिलेशन भी है, अगर आपने देखी हो तो. ऑल्दो मैंने नहीं देखी भाई, मुझे इतनी फिजिक्स समझ में नहीं आती है, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि डाल दूँ ओपनहाइमर देखी हुई है, पता पड़े को समझ में ही नहीं आ रहा है. बट हाँ, वहाँ पे कोई बता रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 से उसका लेना देना है. तो देखो पहले आप थोड़े ये समझ लो कि कौन कौन सी एक टीम थी. तो यूके, यूएस एंड यूएसएसआर ये एक टीम में थे, और जर्मनी, इटली, जापान ये एक टीम में थे. मतलब हिटलर वाली टीम में जापान भी था. तो जापान जो है ना बहुत उत्पत्ति मचाता था उस समय. तो फिर क्या किया, 78 years ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग हिरोशिमा पे जो 6 अगस्त 2020 78 years पहले जो हुई थी. कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को. तो यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किया था जिसका नाम था क्या, लिटिल बॉय. एक यूरेनियम फिजन बॉम्ब था ये हिरोशिमा की सिटी पे जापान में. और उसी के 3 दिन बाद एक और बॉम्ब लॉन्च किया था जिसका नाम था फैटमैन. पहला कौन सा था, लिटिल बॉय, और दूसरा था फैटमैन. ये जो लिटिल बॉय ये हिरोशिमा पे आया था, फैटमैन जो है वो नागासाकी पे गया था. ठीक है. काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी. ऐसा कहा जाता है कि 80,000 पीपल हिरोशिमा एंड 40,000 पीपल इन नागासाकी में इससे अफेक्ट हुए थे. देखो ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, और ऑफिशियल आंकड़े हमेशा कम होते हैं. अगर आपको जलियांवाला बाग मैसेकर का आंकड़ा पता हो तो बताया ऐसा जाता है, जब आप उस जगह पे जाओगे ना तो आप फील करोगे कि बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है वो. मतलब बहुत बड़ा कोई गार्डन नहीं है. और ऑफिशियल आंकड़े का ना लोग बताते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स ही थे सारे जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. इफ उधम सिंह मूवी भी देखी हो आपने तो आपको पता पड़ा होगा. तो उसमें ना बताया जाता है कि ऑफिशियल आंकड़े की 2x या 3x लोगों की मृत्यु हुई थी, पर ये ब्रिटिशर्स ने छुपा लिया था कि इनकी वर्ल्ड में बदनामी ना हो. तो द बॉम्बिंग मार्क द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 विद जापान सरेंडरिंग टू एलाइज ऑन 14 अगस्त 1945. देखो ये जब ये कर रहे हो ना टॉपिक, तो थोड़ा सा ओपनहाइमर के बारे में नोट कर लेना अपने कॉपी में. ये मैं तुरंत आपको समझा रहा हूँ, इस चीज को समझ के कर लो, भूल जाओगे वरना. ओपनहाइमर मूवी जो है वो बेस्ड इसी चीज पे है. क्योंकि दूसरी चीज ये है कि क्लैट ना इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछता है, इवन एनएलसेट पूछता है कि ये मूवी किसकी थी या वो बंदा कौन था. तो ओपनहाइमर किसने डायरेक्ट करी है, क्रिस्टोफर नोलान जो हैं, एक्टर का नाम जो मेन लीड एक्टर है. तो ये सब चीज़ थोड़ा सा नोट कर लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा. और ओपनहाइमर किस पर्टिकुलर बंदे की कहानी है, हमने एक दिन करंट अफेयर का वो भी डाला था. तो ये चीज़ें ना आप कर लो. बाकी इस मंथ की मैगजीन में डलवाऊंगा अभी वो, तो आप वहाँ से भी करना. लेकिन फिलहाल ये कर लो, जब अभी आ रहा है तो तुरंत मेरे को याद आया है, मैं बता दे रहा हूँ. फिर ये मत बोलना सर आ गया आपने बताया नहीं था. तो ये चीज़ है यार, इसमें मैंने आपको बता ही दिया है. मैप देख लो थोड़ा. दिस इज हिरोशिमा, दिस इज नागासाकी इन जापान. और हिबाकुश कौन होते हैं? हिबाकुशा जो हैं वो लोग हैं जिन लोगों ने सफरिंग करी थी फ्रॉम दिस अटैक. यहाँ पे अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस अटैक के वजह से उनके फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती जब वो नया बच्चा बर्थ होता है. कोई फिजिकली फिट नहीं होता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं इवन टुडे. इसके बाद देखो अगली न्यूज़ है एंड्रयू टेट, जो काफ़ी सारे यूथ के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, मिसोजिनिस्ट हैं ये एक बहुत बड़े. तो इनको जो है रोमानियन कोर्ट ने छोड़ दिया है. अब मैं फिर से ये चीज़ बोल रहा हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर ना पता नहीं क्या हो चुका है, कंसोर्टियम का बहुत ज़्यादा मन हो चुका है. वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं
तो आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज रोमानियन कोर्ट ने इनको सजा दी थी, अब रोमानियन कोर्ट ने ही इनको हाउस अरेस्ट का ऑर्डर जो है वो वापस ले लिया है, ठीक है। रोमानियन कोर्ट फ्राइडे लिफ्टेड अ हाउस अरेस्ट ऑर्डर ऑन कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट। अब आपसे पूछ लें कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अमेरिकन एंड ब्रिटिश नेशनलिटी के बंदे हैं, ठीक है। इसके अलावा और तो इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं। हाँ, ये किस प्रोफेशन में है, तो अब तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन ही वॉज वंस अ प्रोफेशनल किक बॉक्सर। क्या थे? प्रोफेशनल किक बॉक्सर थे। पूरा नाम इनका एमोरी एंड्रयू टेट थर्ड। आप इस बातों को मजाक ले रहे हो कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो, क्यों आएगा? ऐसे क्वेश्चन आ गया था 2022 में, आई थिंक, कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, कॉमेडियन है, क्या थे मतलब पहले। और अगर आप एनएलसेट से वाकिफ हो, एनएलसेट जो पेपर होता है वो एनएलएसआईयू का 3 ईयर का लॉ का पेपर होता है। इस साल उसमें शाहरुख खान की मूवी पठान से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया था करंट अफेयर में। पेपर सेम ही जगह बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे शख्सों पे क्वेश्चन आते हैं और जब ये न्यूज में है तो आपको पढ़ना है, ये चीजें नोट करनी है। और ये आपको कोई मैगजीन में नहीं मिलेगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होता है थोड़ा। और अभी मैंने जैसे बताया है तो कहीं नोट कर लो, जब रिवीजन करोगे तो काम में आएगा कि रोमानियन कोर्ट में चला था इनके ऊपर मामला, वहां से इन पे हाउस अरेस्ट हटा। पूरा नाम इनका क्या है? अब यही पूछ लिया कि एंड्रयू टेट जो है इनके पूरा नाम बताओ। अब ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, मोमरी एंड्रयू टेट, कौमरी एंड्रयू टेट, एमोरी एंड्रयू टेट, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एमोरी एंड्रयू टेट थर्ड इनका पूरा नाम है। प्रोफेशनल किक बॉक्सर थे और पहली चैंपियनशिप इन्होंने 2009 में जीती थी। फिर बाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए। इनके ऊपर आरोप क्या लगे हैं? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड रेप के चार्जेस इनके ऊपर लगे थे। रशियन वॉरशिप डैमेज्ड एज यूक्रेन टारगेट्स ब्लैक सी पोर्ट विथ ड्रोन्स। तो ये एक न्यूज है, ऐसे कोई मतलब एग्जाम की चीज नहीं है, लेकिन हाँ देखो यूक्रेन के पास हथियार तो हैं, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज के G7 में यही तो हुआ कि भैया हम सब सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, तो सबने हथियार सप्लाई कर रखे हैं, तो रशिया को टक्कर दे रहा है, ड्रोन से उनका भी भाई उड़ा रहा है सामान अमान। एंड लास्ट न्यूज है आज की, पाकिस्तान पासेस बिल टू मीट FATF डिमांड। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करती है? कंट्रीज को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालती है। क्या होता है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट? अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है, इसका मतलब अगर इसको किसी कंट्री ने लोन दिया, इसको किसी बैंक ने लोन दिया, तो ये पैसा जो है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज हो सकता है। और ब्लैक लिस्ट में आ गया तो मतलब बिल्कुल ही, अगर आपने इसको पैसा दे दिया तो 100% ये पैसा जो है टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज होगा। तो अब क्या किया पाकिस्तान ने? एक बिल पास किया है जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए है, जिससे कि FATF की भाई गुड बुक्स में आ जाएं और फिर ग्रे लिस्ट में ना जाएं। तो ये यहाँ पे ये कहानी है। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। पेपर इज कमिंग, जैसे वो विंटर इज कमिंग था ना गेम ऑफ थ्रोन्स में, वैसे ही पेपर इज कमिंग। तो थोड़ा अब अपना 101% दो। कल संडे है, यू कैन टेक अ ब्रेक, एक मूवी देख सकते हो मॉक देने के बाद में जब एनालिसिस करने से पहले, मॉक देने के बाद में, बीच में आप जो है ये कर सकते हो, ठीक है। एक आध मूवी देखना सही है। मेरी मूवी रिकमेंडेशन है कल के लिए, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जरूर देखना, लाइफ चेंज कर सकती है आपकी, ठीक है। बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, जय हिंद, सी यू ऑन मंडे, जय हिंद, जय